In this video, we are doing 3-mark question of the rise of the मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। क्या है ना, बसी ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच जर्मनी वॉज यूनिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना। तो जो जर्मनी जो है उसके यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका था? ओटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, प्रूशिया के जो कैंसलर थे। तो 1848 के अंदर एक पॉपुलर एफर्ट हुआ था, ठीक है, जो कि फेल हो गया था और उसकी वजह से मोनार्क आ गई थी जर्मनी के अंदर। और देयर आफ्टर द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी वॉज ऑफन टेकन ओवर बाय प्रूशिया। तो प्रूशिया ने ये टास्क ले लिया कि मैं करूँगा जर्मनी को यूनिफाइड। ठीक है, एंड इस और उसके चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को है स्प्रेड किया विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल तक उन्होंने 3 वॉर लड़ी। ठीक है, 3 वॉर जो लड़ी, ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, दी स्टेट वर डिफीटेड और उन्होंने उस स्टेट को हराया। और जनवरी 1817 के अंदर जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वो कंप्लीट हो गया और द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मनी एम्परर। अब देखो लड़ी वॉर किसने थी, देखो ध्यान से देखो, ओटो वन बिस्मार्क जी ने वॉर लड़ी। बट अब जर्मनी का एम्पर किसे बना दिया गया, द प्रूशियन किंग जो थे हमारे विलियम वन को। ठीक है, उसे क्यों? क्योंकि अब ओटो वन बिस्मार्को को उसे भी तो देखना था ना, प्रूशिया को। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो देखो ड्यूरिंग 1830 ग्यूसेप मैनेजनी जो है उन्होंने एक प्रोग्राम डिसाइड किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। ठीक है, उन्होंने यंग सोसाइटीज़ बनाई थी, अंडरग्राउंड सोसाइटीज, जैसे सोसाइटी यंग इटली इन मर्सलीज। ठीक है, और यंग इटलीज मर्सली यंग यूरोपियन बर्न। ठीक है, और आफ्टर अर्लियर फेलर के बाद किंग विक्टोरिया थे हमारे इमैनुअल टू, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इटली को क्या करूँगा, यूनिफाई करूँगा थ्रू वॉर। एंड ही गॉट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर कैवर। ठीक है, मिनिस्टर कैवर से उन्हें कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिली। ठीक है, फ्रांस को उन्होंने डिफीट किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को उन्होंने डिफीट किया 1859 में। और नाउ ही वॉज एबल टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ गरीबल्दी। ठीक है, गरीबल्दी जी के बारे में इतना नहीं आएगा आपको, बस आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन्हों को उससे भी सपोर्ट मिली 1868 के अंदर, जिन्होंने एकदम फेमस साउथ इटली के अंदर जो किया। ठीक है, बर्बन रूलर्स के बाद, और उसके बाद बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड थिंकिंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उन्होंने इस चीज़ को प्रोक्लेम कर दिया कि नाउ इटली इज़ यूनिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिवोल्यूशन ऑफ 1830s एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर 1830 में भी एक रिवोल्यूशन हुआ था एक हिसाब से देखें। ठीक है, और 1848 में। तो देखो दिस रिवोल्यूशन बाय लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो जो हमारे लिबरल्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, जो एजुकेटेड भी थे, ये रिवोल्यूशन उन्होंने लेड किया था। ठीक है, बट द रिवोल्यूशन जो 1848 का रिवोल्यूशन है वो स्टार्टेड बाय द अनएम्प्लॉयड पुअर पीजेंट्स और वर्कर। देखो यहाँ पे एजुकेटेड पीपल्स ने किया, बट जो 1848 में था, 1848 में किसने किया? पुअर पीजेंट्स और वर्कर्स थे जो उन्होंने इसे किया। ठीक है, उन्होंने, हम कह सकते हैं, इसे करने में मदद की। बाय द रिवोल्यूशन ऑफ किंग्स ऑफ बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर बाय कंजर्वेटिव्स वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, तो 1815 में जब नेपोलियन हार गए तो उसके बाद जो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई थी वो कंजर्वेटिव्स की वजह से उनके अंदर लिबरल नेशनलिस्ट की पावर आई। और इसके अंदर थ्रू दिस रेवोल्यूशन रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर जो एक रिपब्लिक बनी थी, उसकी वजह से इसके अंदर रेवोल्यूशन आया 1848 में। ठीक है, यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एज इट्स हेड वाज एस्टेब्लिश इन फ्रांस।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी कि राजा चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वो वाली मोनार्की बनी थी, ठीक है इसमें। और ये वाली मोनार्की जो है, ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुई थी किसके द्वारा? लुइस फिलिप द्वारा। बट यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया था। किसके द्वारा एबॉलिश किया गया था जी? एबॉलिश किया गया था वही लुइस फिलिप, ठीक है, हैड फेड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज गिसिप गैरिबल्डी, ठीक है। अब देखो हर किसी बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा हु इज़ गिसिप मैज़नी या हु इज़ हमारे काउंट कैवर, बट ये गिसिप गैरिबल्डी के बारे में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है शायद ये आपके पेपर में आए, इसीलिए यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। और व्हाट वाज हिज कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इटली के अंदर जो फ्रीडम आई उसके अंदर उनका क्या है? तो देखो गिउसेप गैरिबल्डी जो हैं, ठीक है, वो मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। वो आए थे अपनी फैमिली को इंगेज्ड करने कोस्टल ट्रेड के अंदर, ठीक है, इन द मर्चेंट नेवी में। उनका कंट्रीब्यूशन कैसे था? 1833 में वो मैज़नी से मिले। कौन से मैज़नी? अभी गुसिप मैज़नी है, कितनी बार पढ़ लिया ना हमने इनके बारे में। उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद यंग इटली मूवमेंट उन्होंने की थी, ठीक है, जो उन्होंने हमारे अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फाइंड की थी, ठीक है। उन्होंने वो रिपब्लिक अपराइजिंग इन पिडमंट के अंदर 1834 के अंदर उन्होंने किया। तो जो वो सब सप्रेस्ड हो गए थे उस चीज़ को देखकर। और गिउसेप गैरिबल्डी जो हैं उन्होंने फिर साउथ अमेरिका गए, ठीक है। और व्हेन ही लिव्ड इन एक्साइज टिल 1848 के अंदर जब वो एग्जाइल में रहे, 1854 में उन्होंने विक्टर इमैनुअल को सपोर्ट किया, ठीक है। उनके एफर्ट्स को जो इलैरियन स्टेट के अंदर जो इतने एफर्ट्स कर रहे थे वो उससे सपोर्ट किया। और गिउसेप गैरिबल्डी लेड टू द फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द इटली इन 1867। गैरिबल्डी लेड एन आर्मी बने वो, ठीक है, आर्मी के अंदर गए, ठीक है। और फाइट की उन्होंने लास्ट तक, जब तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो पाई, ठीक है, जब तक जर्मनी जो है यूनिफाइड नहीं हो पाया तब तक वो लड़े, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फेट ऑफ आयरलैंड? तो आयरलैंड का फेट कैसे हम बता सकते हैं? तो आयरलैंड एक कंट्री है, ठीक है, जो डिवाइड हो गई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, ठीक है। दो चीज़ में वो डिवाइड हो गई थी, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो इंग्लिश बोलते थे, तो उन्हीं की वजह से वो एक एकदम मेजोरिटी में थे और वो एक डोमिनेंस कर रहे थे किसी कैथोलिक कंट्री के ऊपर। अब डोमिनेंस तो आपने पढ़ा ही होगा है ना साइंस के अंदर, डोमिनेंट रिसेसिव वाला खेल, ठीक है। थर्ड है कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वो सप्रेस्ड। तो कैथोलिक रिवोल्ट जो थी वो ब्रिटिश डोमिनेंस को देखकर एकदम सप्रेस्ड हो गई थी। और आफ्टर फेल रिवोल्ट बाय द वोल्फ टाउन एंड हिज यूनाइटेड इशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड टू एन यूनाइटेड किंगडम के अंदर फिर उन्हें 1801 में उन्हें मना लिया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है why was the Napoleon rule over the region with some sections of Europe? ठीक, जो नेपोलियन रूल था वो कुछ रीजन्स पे था, कुछ सेक्शंस ऑफ यूरोप के अंदर, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था? ठीक है, द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज हैड टू फेस इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड सेंसरशिप। तो जो नेपोलियन जी ने अपने अंडर जो टेरिटरीज ले रखी थी, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, ठीक है, और सेंसरशिप उन्हें मिल रही थी। नेक्स्ट है द फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू कंक्वेयर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वाज नॉट पॉपुलर विद द न्यूली कंक्वायर्ड पीपल। ठीक है, जो न्यूली कंक्वायर्ड पीपल थे उन्हें जो ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही थी, क्योंकि अब देखो जो है पावर के अंदर नेपोलियन जी जब आ रखे थे तब उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज़ को अपने अंदर लिया था, जितनी भी जगहों को अपने अंदर लिया था, तो उनके बंदों को भी, मतलब जो वहाँ पर रह रहे थे उन्हें भी तो अंदर लिया होगा ना, ऑफकोर्स उन्हें अंदर लिया होगा, तो उन्हें भी वो सब चीज़ों को सहना पड़ रहा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड विद लिटिल पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, जो न्यूली हमारी नेक्स्ट रीजन थे उन्होंने खुद को फ्रेंच रूल के अंदर मान लिया कि अब हमारे ऊपर सिर्फ फ्रेंच ही जो है वो रूल कर रहा है। ठीक है, कि अब हमारे ऊपर फ्रेंच ही रूल कर रहा है। ठीक है, फ्रेंच ही रूल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई कैवर। कैवर कौन है? ठीक है, मैंने कहा था ना ये मेन क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, टेलिंग द प्लेड बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर उन्होंने क्या क्या अपना रोल दिखाया। तो द रियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज़ टू कैवर। रियल क्रेडिट जिसकी वजह से जो हमारी वो है
रियल क्रेडिट जिसकी वजह से हमारी इटली जो है वो यूनिफाइड हुई, वो उनका रियल क्रेडिट उसके अंदर था। ठीक है, ही देन डेडिकेटेड हिमसेल्फ विद हिज बॉडी ऑफ सोल टुगेदर, ठीक है, अचीव्ड हिज गोल इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने गोल को अचीव किया और यूनिफाइड हो गया हमारा जर्मनी। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने डिप्लोमेटिक मैन के साथ भी अपने हर चीज़ को शेयर किया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे वेज़ में हर बंदे की साइड लेकर, ठीक है, जैसे लोम्बार्डी, मोडाना, पम्मा, टस्कनी, ठीक है, ये सब चीज़ों को जो ये सर्डेनिया को उन्होंने ज्वाइन किया। और ठीक है, ही हैड यूनिफाइड द होल इटली अंडर सर्डेनिया के अंडर में उन्होंने सारी इटली को यूनिफाइड किया, सारी इटली को यूनिफाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ क्लास ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो हुई थी यूरोप के अंदर, उसके 3 फीचर्स हमें बताने हैं। 3 फीचर। ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी ही लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी जो है वो एकदम डोमिनेंट टाइप की क्लास थी। ठीक है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। ठीक है, बोथ पॉलिटिकली और सोशली भी, पॉलिटिकली और सोशली भी। द मेंबर्स ऑफ हिज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन बेस, के अंदर उन्हें यूनाइटेड माना गया था। ठीक है, जो अपने अलग अलग रीजनल डिवीजन थी। दे ओन ह्यूज प्रॉपर्टीज़ बोथ इन रूरल और अर्बन एरिया में, उन्होंने बहुत सारी ह्यूज प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आउटलाइन द फीचर्स ऑफ वेना ट्रीटी। वेना ट्रीटी के कुछ फीचर्स आउटलाइन करने हैं। वेना ट्रीटी जो है वो हुई थी हमारी 1858 के अंदर। क्यों हुई थी? जब हमारे नेपोलियन जी हार गए थे। नेपोलियन जी के हारने के बाद जो भी उन्होंने अपने अंदर ले रखा था उन्हें सबको वापस लाने के लिए ये हुई थी। ठीक है, तो 1858 में हुई थी ये ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर। इन दिस ट्रीटी द रिप्रेजेंटेटिव थे द यूरोपियन पावर, जैसे रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वो मिले। ठीक है, जो मीटिंग है उसे ड्यूक मेटरनिक जी ने हेल्ड किया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये था, जो मोस्ट चेंजेस हमारे नेपोलियन वार के टाइम पे आए थे उन सबको अनडू करने का, उन्हें जो भी वो चेंज करके आया है उन्हें सबको वापस लाने का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई किंग विक्टर इमैनुअल, टेलिंग द पार्ट प्लेड बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली के यूनिफिकेशन के अंदर जो हमारे इमैनुअल हैं, विक्टर इमैनुअल जी, उनका क्या हाथ था। तो देखो, ही वॉज द किंग ऑफ सर्डेनिया, सर्डेनिया के किंग थे वो। ठीक है, उन्होंने हर रिवोल्यूशनरी पे हेल्प करी। ठीक है, हुज मेन नेम वॉज टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटली। तो मेन उनका पॉइंट ये था कि वो चाहते थे कि जर्मनी हमारी इटली जो है वो एकदम अच्छी तरह से क्या हो जाए, यूनिफाइड हो जाए। ठीक है, इट वॉज इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल हु फाइनली कंप्लीटेड द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, मैनुअल की वजह से तो हमारा टास्क था यूनिफिकेशन का वो हुआ था। आफ्टर कैवर्ड हैड डायर, जो हमारे कैवर जी मर गए थे उसके बाद। ठीक है, बाय एनेक्सिंग द पैपल टेरिटरीज ऑफ वेनेथिया एंड रोम। ठीक है, इस वे में उन्होंने यूनाइटेड इटली के अंदर एग्जिस्टेंस आई ईयर 1878 AD के अंदर। ठीक है, अब ऐसे काम करो, कमेंट के अंदर बताओ AD BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट बोलते शायद, जैसे BD, ये जो मेन होते हैं ना हमारे, जो हमारे टाइम को दिखाते हैं, उनका मतलब बताना। आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है, बताना याद से। नेक्स्ट है हु वॉज मैरियना एंड जर्मेनिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, ये किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है कि ये है क्या। सबसे पहली बात तो आपको मेन पॉइंट ये लिखने वाले, दीज आर द फीमेल एल्गरीज। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि ये फीमेल एल्गरीज किसकी फीमेल एल्गरीज हैं। तो मेरेनिया जो है वो हमारी फ्रांस की फीमेल एल्गरी हैं, और जर्मेनिया जो है वो जर्मन की फीमेल एल्गरी हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपने नेशन को पोर्ट्रे करती हैं, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था ये। ठीक है, जो कि पीपल को नेशन कराने के लिए ये रखा गया था, जैसे हमारे लिए भारत माता है, ऐसे लिए उनके लिए मेरिनी जी और हमारे ये जर्मेनिया जी, ठीक है, ये दोनों तब के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिनिया इन फ्रांस नेशन। ठीक है, तो स्टैचूज थे मेरिनिया के, उनके पास एक रेड कैप थी। ठीक है, जो ट्री कलर था, ट्री कलर मतलब हमारा जो झंडा होता है एक स्टेट का, वो था।
ठीक है। एंड द कोकेड वर इरेक्टेड अ पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनाइटी। तो ये जो मेन इनका सिंबल था, ये लाइबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को रिप्रेजेंट करते थे। मरेनिया जो है उसकी इमेजेस जो थी वो कॉइन्स स्टैम्प्स के साथ भरी हुई थी। ये एक नेशनल सिंबल दिखा रहे थे कि वी हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है, जर्मेनिया जो है वो जर्मन की फीमेल एल्गरी थी, वही वो रिप्रेजेंट कर रही थी। उनके पास से क्रोन था ओक लीव्स का, और जर्मन ओक स्टैंड फॉर, जर्मन के लिए ओक जो है वो हीरोइज्म के लिए, हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता था। ठीक है, तो ये था हमारी 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन की सीरीज का, ठीक है, पार्ट 1। सो सी यू इन पार्ट 2।